नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आप देख रहे हैं EVS के लाइव मैराथन क्लास को। हम इस क्लास में पूरे EVS का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो परीक्षा में ट्रेंड होते हैं। बिल्कुल पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स परीक्षा से पहले ये देखें तो सही कि आपका लेवल क्या है, आपका स्तर क्या है। सो पहला प्रश्न बिना देरी किए आपके सामने है। नए विषय सीखने हेतु EVS के शिक्षण अधिगम जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है। सो आपके ऑप्शंस हैं समप्रत्ययी उपागम, प्रक्रिया उपागम, समाकलित उपागम, क्रियाकलाप उपागम। सो आप बताइए कि नए विषय सीखने हेतु EVS शिक्षण के अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह कौन सा है। सो फ्रेंड्स, वह है आपका प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी EVS की प्रभावशाली युक्ति है। व्याख्यान, प्रायोगिक, भूमिका निर्वहन या फिर सेकंड और थर्ड दोनों। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4, सेकंड एंड थर्ड दोनों। ओके, ये EVS की प्रभावशाली जो है वो युक्ति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है। कक्षा 5 की EVS पाठ्यपुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया। इसका क्या उद्देश्य है। छात्रों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना, विद्यार्थियों को प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना या फिर विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। 5th स्टैंडर्ड की जो EVS की बुक है उसमें सर्वे और लिखो को क्यों सम्मिलित किया गया है, उसका क्या उद्देश्य है। सो बेसिकली इस टॉपिक का उद्देश्य है छात्रों को खोजने एवं सीखने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है EVS के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक किसको संदर्भित करता है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना या फिर विद्यार्थियों के स्तर के बाहर जाना। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना यानी रियलिटी में भी आप अपने आसपास से जो अनुभव हैं, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है उससे भी सीखना। ओके, नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्द विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की यानी एनवायरनमेंट की व्याख्या करते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात, जैविक एवं अजैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, रचनात्मक एवं जिज्ञासु। इन चारों ही जो ABCD हैं इनमें से कौन कौन से आपके एनवायरनमेंट की व्याख्या करते हैं, पर्यावरण की आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन A, B एंड C। राइट, जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकृति के उत्तम व्याख्या की जा सकती है। A, यह कई विषयों को समाकलित करता है। B, यह बाल केंद्रित है। C, यह अनुभवजन्य है। D, यह शिक्षण आधारित है। सो आपको बताना है किसके द्वारा प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है A, B एंड C ये करेक्ट आंसर है। ओके, यह कई विषयों को समाकलित करता है, यह बाल केंद्रित है और ये अनुभवजन्य है।
ये तीनों आपके ऑप्शन सही हैं, ए, बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मूल्य हमारे व्यवहार परक तंत्र का एक भाग है। भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगतिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। सो मूल्य हमारे व्यवहार परक तंत्र का भाग है, भावात्मक भाग है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। निरंकुश शैली, अनुज्ञात्मक शैली, समाकलित उपागम, प्रक्रिया अभिमुख उपागम। सो इनमें से कौन कौन सा जो आपको स्टेटमेंट ये दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी में से कौन कौन से सही हैं? सो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, सी एंड डी, ये दोनों ही सही हैं। ओके, समाकलित उपागम एंड प्रक्रिया अभिमुख उपागम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसके देखभाल करने के लिए प्रेरित करना। सेकंड ऑप्शन है वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना। थर्ड ऑप्शन है चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना, या फिर फोर्थ ऑप्शन है लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने के लिए एक मील के भ्रमण पर ले जाना। प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है, तो इसके लिए वो उस फैक्ट्री में उस मील का भ्रमण करवाएगी, जिससे कि बच्चे को लाइव देखने को मिले कि हालात क्या हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? बच्चों में अभिरुचि जगाना, ये आपको कारक दिए गए ए, बी, सी, डी। बच्चों में अभिरुचि जगाना, प्रकृति में समावेशी, मूल्य प्रभावी, केवल बाहर संचालित की जा सकती है। तो इनमें से आप कौन सा कारक चुनेंगे? ओके, सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ए, बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी बच्चों में अभिरुचि जगाना, प्रकृति में समावेश और मूल्य प्रभावी होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण क्या होगा? नियत कार्य, पेपर पेंसिल परीक्षण, श्रेणी मापनी यानी रेटिंग स्केल, या फिर मौखिक प्रश्न। यहाँ उपकरण की बात हो रही है, तो आपको जो एकदम सर्वाधिक उपयुक्त है वो है थर्ड ऑप्शन, रेटिंग स्केल। ओके, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करें, शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करें, शिक्षक अपने सहयोगियों से निर्देश पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित करें, या फिर फोर्थ ऑप्शन शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्तियों को समझने में सहायता मिले। परफेक्ट और सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्तियों को समझने में सहायता मिले। ओके, ये होता है प्रभावी शिक्षण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उसने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह क्या है? अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, आकलन अधिगम के रूप में, या फिर अधिगम के दौरान आकलन।
सो ये आपकी एनालिसिस हो जाएगी लर्निंग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अधिगम के लिए आकलन। क्वेश्चन नंबर 14 है, मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था क्या जानना चाहती है? ऑप्शन ए फर्स्ट कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना, ऑप्शन नंबर सेकंड कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना, या ऑप्शन नंबर थर्ड विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों का विचार प्राप्त करना, या फिर फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। सो इमेजिन करें कि आप आस्था हैं और आप इस प्रकार प्रश्न पूछने पर क्या जानना चाहती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपाख्यानात्मक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं बच्चों की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बच्चों के विषय में निर्णय लेने में, समस्याओं की स्थितियों में बच्चों को समाधान प्रदान करने में, या फिर बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड डी, राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी या पकी फिश खाना पसंद करते हैं? कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप या फिर पुदुचेरी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वन, कश्मीर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं मूसला जड़, मक्का मूसला जड़, गाजर मूसला जड़ या फिर बांस मूसला जड़। मूसला जड़ का यहाँ पर अर्थ होता है टैप रूट। ओके, सो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से टैप रूट का एग्जाम्पल सही है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कैरेट हमारा टैप रूट होता है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। ऑप्शंस हैं आपके स्लॉथ, कुत्ता, बाघ या फिर घोड़ा। सुनने की सबसे अच्छी क्षमता बाघ की होती है, ये डिफरेंस आसानी से कर पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल यानी टूरिस्ट प्लेस है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है। जिस शहर में स्थित है उसका नाम बताएं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो 2 ऑप्शन तो हम एलिमिनेट ही कर दे सकते हैं, जैसे हैदराबाद और लखनऊ। बचे मैसूर और श्रीनगर। इनमें हमें तय करना है कि चार चिनारी कहाँ स्थित है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वन। ओके, सो बढ़ते अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे के दिए गए अनुसार विवरण दिया। इस क्षेत्र में बहुत वर्षा बहुत कम होती है। मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घर की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। तो यह राज्य अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन कौन सा होना चाहिए? उस व्यक्ति के बताए अनुसार यह राज्य आपका होना चाहिए राजस्थान। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का पैर जोड़ा कौन सा है? मलेरिया, डेंगू, हैजा, चिकनगुनिया। हैजा और मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ आपका हो जाएगा मलेरिया एंड डेंगू। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युग्म चुनिए जिनकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूर
से वो स्पष्ट देख सकते हैं। कौवा और उल्लू, चील और गिद्ध, इंडियन रॉबिन और बाज। नेक्स्ट ऑप्शन है बार्बेट और कौवा। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ आपका हो जाएगा सेकंड वाला, चील और गिद्ध, ओके, वल्चर और काइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। कौन सा एक मुख्य संघटक है आपको बताना है। ब्यूटेन और मीथेन, इनमें से कौन सा मुख्य संघटक है आपको बताना है। तो मुख्यतः आपका जो सीएनजी का मुख्य संघटक है वो है मीथेन। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड की, तो ये जो आपका गैसेस का कॉम्बिनेशन है ये आपके एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं उनमें पाया जाता है, ओके। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, आपको एक राइम सी दे दी गई है, उससे आपको पता करना है कि पहेली टाइप दी गई है, आपको उससे पता करना है कि किस बारे में बात हो रही है। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ, काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। पहेली के अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। यहाँ बात हो रही है जीरा यानी क्यूमिन सीड की, ओके। जीरा को बोलते हैं क्यूमिन सीड, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 24 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, कर्नाटका। फ्लावर ऑफ वैली या वैली ऑफ फ्लावर, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, फूलों की घाटी, ओके। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी? नर्मदा, गोदावरी, गंगा, यमुना, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, यमुना, महानदी या फिर गोदावरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी, ओके। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों को प्रजनन को रोकने में एक सामान्य तरीका है, इसका क्या कारण है? मिट्टी का तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं, मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ है जो मच्छरों को मार देता है, मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला, ओके। ऑक्सीजन की कमी से जो मिट्टी का तेल है उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक, गोवा, दमन, पुडुचेरी, तेलंगाना। आपको बताना है कि बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल के तट पर, तटरेखा पर कौन सा राज्य और यूटी स्थित है यानी यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ओडिशा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस समय भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ यूटीज़ आपको कमेंट में बतानी है। अगला प्रश्न है, भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छत कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं और इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इस प्रकार का जो प्रश्न हम ऊपर भी देख चुके हैं, ये आपके डिजर्ट एरिया की बात हो रही है यानी मरुस्थल क्षेत्र। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
राजीव अपने घर में कंपोस्ट बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए? एल्युमिनियम पत्ती, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके। सब्जियों के छिलके, छरी हुई चाय की पत्ती या कागज़। सब्जियों के छिलके, पॉलीथीन या फिर कागज़। एल्युमिनियम की पत्ती, दूध के पैकेट, अखबार। कंपोस्ट में ऑब्वियसली आपको हम लोग अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखें, जो एल्युमिनियम पत्ती है, एल्युमिनियम फॉइल, यह आपका नहीं जाएगा कंपोस्ट में। पॉलीथीन भी आपका नहीं जाएगा। प्लास्टिक भी, जो दूध के पैकेट होते हैं ये प्लास्टिक होते हैं, ऑब्वियसली ये नहीं जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर 2 के पॉइंट्स हैं, सब्जियों के छिलके, छनी हुई चाय की पत्ती और कागज़, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है बीज यानी सीड। सीड के बारे में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। पहला है सजीव है क्योंकि वह पौधे का भाग है। निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं। सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। निर्जीव है जैसा कि यह श्वसन नहीं करता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है। सीड्स को लेकर सबसे पहले तो निर्जीव वाले जो ऑप्शन हैं इन्हें कट कर देंगे क्योंकि ये नहीं हैं। बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो सजीव हैं क्योंकि वह पौधे का भाग है, ये भी सही हो सकता है। और थर्ड है सजीव हैं क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकते हैं। तो जो सुटेबल आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है? यानी ईवीएस में जो भ्रमण कराना है उसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों में नई अधिगम यानी उनको नए लर्निंग, जानकारी लेने की और सीखने की ओर रुचि जगाना। विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है ये तो गलत ही हो जाएगा, मुक्ति नहीं मिलती। थर्ड ऑप्शन है कि शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना। ये भी नहीं कह सकते कि आपको जो बजट है उसका सही उपयोग हो रहा हो। बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावकों को प्रसन्न होना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमेशा हम पिकनिक पर ही बच्चों को ले जाएं। सबसे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट 1 हो जाएगा, विद्यार्थियों को नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने में उनकी रुचि जगाना। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है? एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना, संसाधनों यानी रिसोर्सेस को बचाना, बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। यानी इनमें से कौन सा पॉइंट एनसीएफ 2005 से रिलेटेड नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है करके सीखने वाली गतिविधियाँ, विषय संबंधी उपागम, विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, तकनीकी शब्दावली को जानना। करेक्ट आंसर हो जाएगा तकनीकी शब्दावली को जानना, यानी टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं उनको जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4th इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक छात्रों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण यानी ईवीएस अभिप्राय रखता है कि छात्र कम जिज्ञासु हों, छात्र ज़्यादा जिज्ञासु हों, छात्र कम गलतियां करें या फिर छात्र अच्छे रेखाचित्र बनाने व लेखन कौशल को विकसित करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्र ज़्यादा जिज्ञासु बने। ओके, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में सभी चालन का समर्थन करता है सिवाय छात्रों को सक्षम करना कि वे समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सकें, पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना, छात्रों में सहयोग को बढ़ावा देना, छात्रों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन से उनको जोड़कर अनुभवों से बेहतर मानना। ओके, जो पाठ्य पुस्तक हैं और वास्तविक जीवन के अनुभव हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे के जो लर्निंग प्रोसेस में। सो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक फोल्डर जिसमें छात्र एक सत्र के अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट एवं अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो, उपख्यानात्मक अभिलेख, परियोजना या फिर फाइल? सो ऑप्शंस में कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पोर्टफोलियो। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय ग्रुप जरूरी क्यों है? यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है, इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं, यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है और इसके लिए किसी कोर्स के खर्च की आवश्यकता नहीं होती। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखें का उद्देश्य है विद्यार्थियों को संलग्न करना, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान कराना, वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना या फिर परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान कराना, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, ईवीएस की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक को प्राथमिकता से स्थान दिया गया है, क्यों? ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए, विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए या फिर फोर्थ ऑप्शन अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नंबर 41 है, एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करे जो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, वास्तविक विषय से संबंधित हो, विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो या फिर वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। सो एक अच्छा ईवीएस टीचर है जो वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, सो अगर आपने अभी ईवीएस का जो पार्ट 1 मैराथन पढ़ी हुई है वो नहीं देखा है तो उसे डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। निम्नलिखित में से सही कथन को आपको चुनना है। ओके, करेक्ट ऑप्शन को। गोवा और पुडुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। सेकंड, गोवा और पुडुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। थर्ड, गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुडुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। फोर्थ है कि पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है, यानी अरब सागर के कोस्टल एरिया यानी कोस्टल रीजन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। ओके, जो
पुडुचेरी है वो बे ऑफ बंगाल का कोस्टल एरिया में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, जबकि गोवा जो है वो अरब सागर यानी अरेबियन सी उस ओर लोकेटेड है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। ओके, ऑप्शन है आपके, यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है, यह एक सामाजिक ढांचा है, या फिर यह प्रकृति में गतिशील है। लिंग संबंधी विषयों से आपको क्या ऑप्शन सही लग रहा है, आप बताइए। करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, यह महिलाओं के विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न है 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से भारत के किस समूह के राज्यों में तेल क्षेत्र हैं? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्रीष्म ओलंपिक यानी समर ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल, अफसाना मंसूरी, सुनीता विलियम्स या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, कर्णम मल्लेश्वरी। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। या फिर एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। ओके, एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, नए काम की तलाश में लोगों को मौसमी आवागमन कहलाता है। विस्थापन, ऋतु प्रवास, आप्रवास या फिर खानाबदोशी। करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा आपका वो होगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, ऋतु प्रवास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 48 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? जीतना, संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, मानसिक सतर्कता, भावनात्मक परिपक्वता। जीतना हारना ये जो होता है ये खेलकूद का लक्ष्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत क्या है? 1.2%, 5.2%, 2.7% या फिर 3.2%। ताजे जल का प्रतिशत है आपका 2.7%। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पृथ्वी पर टोटल जल कितने प्रतिशत है। कमेंट में आंसर करिएगा। ओके, नेक्स्ट है 50th नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 है, बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके लौकी, कद्दू, कटहल, हाथीचक, वज्रांगी। आपको बताना है किस सूखी चीज़ से ये बनाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉटल गॉर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, यानी लौकी। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बीन और तुम्बा लौकी के सूख जाने पर इससे बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करना क्या कहलाता है? आत्म प्रतिबिंब, सहकर्मी आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक प्रतिपुष्टि। इन चारों में से कौन सा जो है ना वो सही है? सेकंड ऑप्शन यानी ए, बी एंड डी ये आपके सही हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस की पाठ्यचर्या में
संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। खुद, सेल्फ, घर, विद्यालय, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। सो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका शामिल होना चाहिए, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। नेक्स्ट है, एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह क्या कहलाता है? सो ऊपर हम लोग ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, वह कहलाता है आपका पोर्टफोलियो। ओके, जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, गतिविधि एक जगह कलेक्ट होती है। सो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 54 है, ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? शिक्षक, छात्र, पर्यावरण या फिर माता पिता? सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही हो मेरी तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण। ओके, बच्चे हमारे आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं और उनके अपने पर्सनल अनुभव बनते हैं। ओके, अच्छे बुरे जैसे भी बने। सो जो इम्पॉर्टेंट माध्यम बनता है वो होता है पर्यावरण, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को थीम याद रखने में मदद मिलेगी या फिर पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी या फिर कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों में सह संबंध करने में मदद मिलेगी या फिर पार्क में मस्ती करने में मदद मिलेगी? सो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से कोरिलेट करने में या उससे सह संबंध करने में मदद मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? स्थायी, एक दिशा विषयक, वस्तुनिष्ठ या फिर अनुभवजन्य? तो जो पर्यावरण अध्ययन को एक पद उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है वो है 4th ऑप्शन, अनुभवजन्य, राइट। नेक्स्ट है, कक्ष में मूल द्विमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण डैश में आरंभ होता है? 3rd क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में। कक्ष में मूल द्विमीय निरूपण का संप्रत्यय का मानचित्रण कब आरंभ होता है आपको बताना है। सो ये आरंभ होता है आपका फर्स्ट यानी कक्षा 3rd क्लास 3rd में। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या फिर कर्नाटक? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 1985 को आपको जो फूलों की घाटी है तो इसे 1985 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 2005 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर की जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया था। ओके, फूलों की घाटी को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 59, टैपियोका कसावा पौधे का खाने योग्य हिस्सा डैश और यह डैश है? ए बी क्या है आपको बताना है। पत्ती मेघालय, डंठल कश्मीर, जड़ केरल या फिर फूल तमिलनाडु? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़ केरल। 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, ए की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया होता है और बी तथा सी ए बी के उत्तम सोर्स हैं, स्रोत हैं, तो ए बी और सी बी क्रमशः क्या हैं आपको बताना है कि ए की कमी से तो एनीमिया होता है और बी और सी उत्तम सोर्स हैं ए के। ओके, तो ए बी सी क्या हैं? सो ये हैं आपके 3rd ऑप्शन, आयरन, पालक और खजूर।
यानी आयरन की कमी से आपका एनीमिया होता है, और पालक और खजूर में आपका ए भरपूर मात्रा में यानी आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। एक्स कौन है? इंडियन रॉबिन, वीवर बर्ड, कोयल या फिर गौरैया? तो कौन अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के का घोंसला यूज़ करती है? वो है आपकी कोयल। ओके, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, वाई के ज़िले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या हैं? मधुबनी बिहार, कन्नौज उत्तर प्रदेश, वर्ली महाराष्ट्र, सोलन हिमाचल प्रदेश। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कन्नौज उत्तर प्रदेश। सो इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है कन्नौज को। यह आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। ओके, इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 63 नंबर है, उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह ऊपर तैरता है। तर्क दिया है आपको, अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है, तो सही विकल्प आपको चुनना है। ओके, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है। सो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो 64 नंबर है, आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरीके से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। कुओं के आसपास के क्षेत्र में मृदा कंक्रीट युक्त हो गई है। कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लिया जाता। कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है आपको बताना है। सो लोगों ने कुएं के समीपस्थ बोरिंग पंप लगाए हैं, ये बात तो एकदम सही है। और कुएं के आसपास की जो मृदा है वो कंक्रीट युक्त हो गई है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट है, भारत के एक गांव में घरों में दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में होते हैं? ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, मरुस्थल क्षेत्र, यानी जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंदी एक जड़ है। यह आपको एक अभिकथन दिया गया है। तर्क है कि यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। सही विकल्प आपको चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों ही गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तर्क और अभिकथन से रिलेटेड करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों ही सही हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 67 नंबर, अभिकथन आपको दिया है, झूम कृषि में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। क्या कारण है? राख मिट्टी से मिल जाती है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। ओके, आपको अभिकथन और कारण दिया है और ऑप्शन से बताना है क्या सही है क्या गलत है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ओके, नेक्स्ट है, सो इस क्लास में, इस सेशन में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिले कि लेवल क्या हुआ, एग्ज़ाम का क्या होता है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं 68 नंबर की ओर। केचुआ यानी अर्थवर्म किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है, क्यों? अर्थवर्म खरपतवारों को नष्ट करते हैं। क्या सही है ऑप्शन? ओके,
सो ऑप्शन आया आपका कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि अर्थवॉर्म खरपतवारों को नष्ट नहीं करता है। अर्थवॉर्म मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, ओके, सॉइल को और फर्टिलाइज बनाता है। नेक्स्ट है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? छात्रों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, छात्रों के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, छात्रों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना, या फिर छात्रों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना। सही विकल्प आपको चुनना है कि क्या सही है, ओके। सो करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन ए सी एंड डी। ए सी एंड डी, बी वाला गलत है, ओके। कुछ पक्षों पर ध्यान क्यों दे, सभी पर ध्यान देना चाहिए, सभी पक्षों पर एक स्टूडेंट के ध्यान देना चाहिए, सो ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित आपको पहेली दी गई, इसे हल करना है। रंग सिलेटी, पंजे गुलाबी, गुटुरगू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? इसका हल क्या है? फाख्ता, कोयल, कबूतर या फिर बसंत कौरी? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पिजन यानी कबूतर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। इसमें ईवीएस के अध्ययन में छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल किया गया। यह समुदाय को ईवीएस सीखने में एकत्रित करता है। यह गतिविधि, प्रयोगों और चर्चाओं को ईवीएस की कक्षा में एकीकृत करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ओके। यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है। पहला, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण की महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। सेकंड, पर्यावरण के महत्व की सराहना करें। थर्ड वाला है विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें। फोर्थ है पर्यावरण की संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चों को शामिल करें। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझाने के लिए सराहना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा रानी से कहती है पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है नहीं, यह तेल में तली पूरी जैसा होता है। रणबीर कहता है नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणा या फिर संवेगात्मक? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक, ओके। नेक्स्ट है, जया को आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपने टिफ़िन ख़त्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस क्रिया का सही वर्णन करता है? अनुकूलित प्रतिक्रिया, अनानुकूलित प्रतिक्रिया, अनुकूलित उद्दीपन, अनानुकूलित उद्दीपन? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अनानुकूलित प्रतिक्रिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 75। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है, बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है, बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, या फिर डी, विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है। सही विकल्प हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, बी एंड सी, ओके। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है?
यह विविध पृष्ठभूमि के छात्रों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं हैं। यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है। यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को याद करने और उनमें अंतर करने के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना। कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बी एंड डी। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना और विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की है। इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? छात्र संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं। कक्षा 1 और 2 के छात्र पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है, या फिर प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्यचर्या के भार को कम करना है। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर? सो ए एंड डी जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगे, ए एंड डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं। बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना, बी अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना, थर्ड विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना, भोजन की व्यवस्था करना, डी जो उचित प्रकार से नहीं चल सकते हैं उन्हें रुकने के लिए कहना, या फिर जो साथी बीमार हैं उनका ध्यान रखना। कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे आपको बताना है। सो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे यहाँ पे ए, सी एंड ई। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड ए, सी एंड ई सही हो जाएंगे। सो अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अच्छी प्रिपरेशन और अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, घर के विषय में निम्नलिखित कथनों वर्णों पर विचार कीजिए। लेह में 2 मंजिल समतल छतों का मकान होता है। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। राजस्थान के गांवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाली मिट्टी के घरों में रहते हैं। डी श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपको बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर फोर्थ वाला, ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर, ए एंड सी। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे टॉप 80 क्वेश्चन ईवीएस मैराथन के। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।